और बंगाल में जो इस वक्त है नाम निहाद सेकुलर पार्टी और तरह तरह की पार्टी वहां पर खड़ी है, उसको ये खौफ सता रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहां से खाता खोल दी तो यकीनन है कि यहां पर बहुत मजबूती के साथ जम जाएगी। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतिहास रहा है कि हैदराबाद में मुसलसल ये पार्टी काम करती रही और हैदराबाद को जिस तरह से एजुकेशन शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर वहाँ पर डेवलप किया है, यकीनन है कि देश के अलग अलग राज्य जहाँ पर पिछड़े हैं वहाँ पर वो चाह रहे हैं कि डेवलप हो। और पहली दफ़ा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पिछले दफ़ा दौरा हुआ और बंगाल के मुर्शिदाबाद में उन्होंने सभा किया और उस सभा के दौरान ममता दीदी की सरकार के नाकामियों को उन्होंने उजागर किया और लोगों को आईना दिखाया कि मजलिस के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि यहाँ पर किस तरह से डेवलप किया है और जो आम लोग नहीं जानते हैं ऐसे मुद्दे को, सरकारी रिपोर्टों को लोगों के सामने पेश किया, उनके मैनिफेस्टो को बताया कि ममता दीदी की सरकार यहाँ पर किस तरह से नाकाम रही है। और मजलिस के आने के बाद से ही वहाँ पर लोगों के अंदर सियासी बेदारी भी शुरू हो गया है। फिलहाल इस तरह की घटनाएं हो रही है मजलिस के साथ, ये तो मौजूद बहस है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने जिम्मेदारों से बैठक कर वहां की रणनीति फिर से तैयार कर रही है और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मजलिस को जिस तरह से यहाँ पर मजबूत होने से रोक रहा है और साथ ही साथ अपनी बातों को बताने से अवाम के बीच रोक रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ के अवाम सब जान रही है और ख़ास तौर पर बंगाल के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। हालांकि देश भर के सुर्खियों में है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वाहिद पार्टी है जो मुसलमान और दलितों की आवाज बनके पार्लियामेंट और संसद में आवाज उठा रही है। देश के हर मसले को लेकर बारीकी के साथ रखता है, चाहे वो कश्मीर मुद्दे में हो या किसी मुस्लिम माइनॉरिटी दलित के मुद्दे में है, वो अपने बात रखती है। बेहतर सुझाव सरकार को देने में वो कभी पीछे नहीं हटा है। इसी वजह से मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल की राजनीति में कूदे हैं। बंगाल के उन विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारे हैं जहां पर मुसलमानों को और दलितों को काफी वंचित रखा गया है। वहां पर तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में आवाज बनने की जरूरत थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोचा कि इन विधानसभाओं से हमारे उम्मीदवार अगर कामयाब होते तो वह बंगाल की राजनीतिक में खास तौर पर वो बेहतर विकल्प होता और साथ ही साथ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से नुमाइंदगी करने वाले जो विधायक वहां पर होते तो इन क्षेत्रों के बारे में, इनके मसाइल के बारे में वहां के असेंबली में उठाते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बंगाल में चुनाव प्रचार हुआ तेज। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको बंगाल का दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी माहौल इस वक्त गर्म है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। हालांकि आखिरी चरणों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वहां पर प्रत्याशी उतारा है, इस वक्त 7 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारा है और साथ ही साथ मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहित पूरे एमआईएम के स्टार प्रचारक अब चुनाव प्रचार में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान भी कल उत्तर दिनाजपुर में मजलिस की सभा में अपना संबोधित किया और साथ ही साथ मजलिस को गोलबंद करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वहीं मजलिस के बिहार के विधायक भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ बंगाल में मजलिस के विधायक बिहार के बारे में बताया और साथ ही साथ बिहार के तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर भी वोट देने के लिए अपील की। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी सुर्खियों में आ गया है और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पिछले कई दिन पहले वहां पर भी वहां के प्रशासन द्वारा जो सभाएं रद्द की थी वो मौजूद बहस था। लेकिन कल उत्तर दिनाजपुर में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जोरदार स्वागत हुआ। हेलीपैड को देखने के लिए हजारों के वीर वहां पर इकट्ठा हुई और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वीर को देखकर गदगद हो चुके हैं। ममता बनर्जी, आप भूल चुके हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, वो जमाना जा चुका है। मेरे भी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना और आपका और मेरा मकसद है इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी कहती है कि मैं
शेरनी हूं, तो सुनो ममता बनर्जी, असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेलना है तुम तैयार हैं। आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। ये कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफक्किर इस्लाम को अपने वोट देकर इनको कामयाब करिए। और यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये राइस मिल ओनर है। आप बताइए ऐसा आदमी क्या खिदमत करेगा आपकी? ये तो पूरा चावल लेकर के अपने घर में रख लेगा, पूरा गरीब को परेशान कर देगा। और बीजेपी क्या कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। बीजेपी हर मैदान में नाकाम साबित हो चुकी है। ममता बनर्जी कांग्रेस और बाम की वजह से बंगाल में बीजेपी आई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इस अंधेरी और तूफानी रात में आपको एक रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूप में है। आप इसको जमात को मजबूत करिए। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमने वहां पर 5 एमएलए हमारे जीत कर आए। वो सीमांचल की सरजमीन जो भारत की सबसे पसमानदा सरजमीन है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में 5 एमएलए जीत कर आए। और जब ये 5 जीते तो लोग बोल रहे थे 5 जीते क्या करेंगे? बिहार में तो 280 है ना अख्तर भाई एमएलए, 280 के करीब है, मगर 5 जब जीते तो नीतीश कुमार की नाक में दम करके रख दिया। नीतीश कुमार मजलिस के मेले को देख के ही परेशान हो जाता है। इसी तरह अगर मुफक्किर इस्लाम यहां से कामयाब होगा तो जब वो बंगाल की असेंबली में जाएगा तो इतिहार की जनता की आवाज बनेगा, गरीब मजलूमों की आवाज बनेगा, दलित, मुसलमान और आदिवासी तमाम गरीबों की आवाज बनकर उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मजदूर हमारा भाई हैदराबाद में, उसका इंतकाल हो गया था, जिसका नाम अमीन शेख था, 24 साल का। उसकी 2 बेटियां थीं। उसके खानदान वालों ने हमसे राब्ता किया, कांटेक्ट किया और कहा कि उसकी लाश को वापस भिजाना चाहिए। तो हमारे मुख्तदिर बाबा कॉरपोरेटर हन्नान साहब ने एम्बुलेंस के जरिए सुरजापुर में उसकी डेड बॉडी को हैदराबाद से भिजाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कोई एहसान नहीं किए, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम आपके साथ में हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा एक और
महबूब आलम हमारा पार्टी का मेंबर है। महबूब आलम को टीएमसी के लोग डरा रहे हैं। मैं टीएमसी के गुंडों से कहना चाह रहा हूं, तुम अब नहीं डरा सकते हमको। असदुद्दीन ओवैसी अपने काज के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। और सुनो ममता बनर्जी, अपने गुंडों को समझा दो, जान लेना तुम्हारे हाथ